और आज सुबह-सुबह एक हम सबसे पहला जो आज चीज़ डिस्कस की थी ना, वो निफ्टी बैंक डिस्कस किया था। इसीलिए ये कॉम्पेंसेट जो हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक का जो ड्रैग आया, उसको काफ़ी हद तक एक्सिस ने सँभाल लिया आधा, और बाकी का आधा काम आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ने कर लिया। चलिए, अब हमारे साथ पाइपर सरिता के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं। 3 दशक से मार्केट का हिस्सा रहे हैं अभय जी। जेपी मॉर्गन और सिटी बैंक जैसी फर्म्स में भी काम कर चुके हैं और मल्टी बैगर्स चुनने के लिए जाने जाते हैं। उनसे समझते हैं कि इस समय क्या रणनीति रहेगी। अभय जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे, कोटक महिंद्रा बैंक, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, या अभी कुछ टाइम के लिए इससे दूर रहें? जी, गुड मॉर्निंग अनुज, आपको और सारे दर्शकों को। मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि ये जो लार्ज कैप बैंक्स हैं, ये थोड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से चल रहे हैं और ये उस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। जो रैपिड ग्रोथ हुआ उनका और जो उनको मार्केट से वैल्यूएशन मिलती है, जो मेरे हिसाब से जो इंडियन बैंक्स की, लार्ज कैप बैंक्स की जो वैल्यूएशन है, बुक वैल्यू मल्टीपल है, वो दुनिया में सबसे हाई है। और 2.5 से 3 टाइम की बुक वैल्यू मल्टीपल पे चलते हैं, जबकि यूएस में जो लार्ज बैंक्स हैं, जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, वो 1 से 1.5 टाइम की बुक वैल्यू भी नहीं मिलती उनको, डिस्पाइट देयर बिग साइज। और चाइना के बैंक्स की बात करें तो आधा टाइम बुक वैल्यू पे चल रहे हैं। तो इन बैंक्स को अनुज, ये वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स इसलिए दे रहे हैं कि ये एक सेक्युलर 20% ग्रोथ दिखाते रहेंगे, अपॉर्चुनिटी है। पर जो एग्जीक्यूशन स्किल्स है, वो मेरे ख्याल से बहुत डिसअपॉइंटिंग रही है पिछले 2 सालों से। कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों की अगर मैं बात करूं, स्पेशली उनके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें नॉन स्टॉप प्रॉब्लम रही है और आरबीआई ने उनको कई बार टोका है, वार्निंग दी है। और अब रेगुलेटर आके आपका बिजनेस ही बंद करा दे ऑनबोर्डिंग का, तो मुझे लगता है ये काफी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है मैनेजमेंट के लिए, बैंक के। और इसमें ओवरनाइट फिक्स नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सडनली 1 महीने या 2 महीने में वो फिक्स कर लेंगे सिचुएशन। तो उनको कमिट करना पड़ेगा टाइम, इन्वेस्टमेंट इसमें। और इसकी वजह से मुझे लगता है ये जो मल्टीपल है, बैंक की अर्निंग्स चलो ज्यादा इंपैक्ट ना हो, पर जो मल्टीपल जो ये ट्रेड होता है, ये डेफिनेटली करेक्ट होगा अनुज। तो मुझे नहीं लगता कि ये अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी, बार्गेन हंटिंग की या बॉटम फिशिंग की कोटक के स्टॉक में। मेरा बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हमारे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक नहीं है। पर मुझे ये लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा वेट करना चाहिए कि इन लोग ये बैंक जब आरबीआई अपना एम्बार्गो हटा दे, तब इसको देखें। और तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत वी शेप रिकवरी आएगी इस स्टॉक में। ओके, दूसरा बिग इवेंट जो पिछले 1 हफ्ते से डोमिनेट कर रहा है, वो है वोडाफोन आइडिया का एफपीओ और पूरे के पूरे आदित्य बिरला ग्रुप का एक रिवाइवल। इसको कैसे देख रहे हैं आप, और यहाँ पर कोई स्टॉक्स हैं क्या अभी बाय करने लायक? जी, अगेन डिस्क्लेमर कि हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक है और मेरा बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर हमने ग्रासिम ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में रिसेंटली एज ए लार्ज कैप आइडिया। हमें इसलिए अच्छा लगता है कि अगर एक सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन देखें तो ज्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक नहीं है। और जो ग्रुप काफी चीजों पे मेहनत कर रहा था पिछले 2-3 सालों से, वो मुझे लगता है कि अब वो उसका टाइम आ रहा है उसको बेनिफिट करने का। वोडाफोन की जो सिचुएशन है अनुज, वो मुझे लगता है कंप्लीटली डिफरेंट है। उसका ग्रुप से फ्रैंकली लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक सरकारी कंपनी है, ओनरशिप के हिसाब से जाए, और उसके अपने बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ी बुलिशनेस है उस स्टॉक के बारे में। हमने ना पार्टिसिपेट किया है, ना हमारा कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही वीक है। मुझे लगता है जो 18,000 करोड़ उन्होंने रेज किया, वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। 6 से 8,000 करोड़ का क्वार्टरली लॉस है, बड़े रीपेमेंट्स ड्यू हैं। सो अनलेस सरकार आके एक उनको रिस्ट्रक्चर कर दे डेट, ये बोल दे कि अच्छा 5 साल बाद आप दे दें, मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली जो बिजनेस है उसमें कुछ रिवाइवल की अपॉर्चुनिटी है। तो उसको हम देख रहे हैं, पर मुझे फ्रैंकली मैं उसको ग्रुप से लिंक नहीं करूंगा। आई थिंक ग्रुप जो है, काफी मेहनत करी है ग्रुप ने, बिरला ग्रुप ने, और उसके जो अपसाइड्स हैं मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को अब दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगले 12 महीने में ग्रुप के जो मेन स्टॉक्स हैं, कोर स्टॉक्स हैं, वो आउट परफॉर्म करेंगे मार्केट को। ओके अच्छा, अभय सर, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी एक और चीज़ हो रही है, वो है कि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटीज़ के फेज़ में हैं। आप मेटल्स को देखिए, फेरस, नॉन फेरस, आप कॉपर के प्राइसेस को देखिए। हाँ, आई मीन प्रीशियस मेटल्स थोड़ा सा रिट्रेस हुए हैं। आप केमिकल्स को देखिए, वहाँ पे ट्रेडर्स की तरफ से
सीरियस वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं। आपका बेस्ट कमोडिटीज़ में इस वक्त कौन सा धड़ा है जिसको आप चेज़ करना समझेंगे, या फिर आप कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में कमोडिटीज़ आ चुकी हैं, यहाँ पे अपना जो एक्सपोजर है रिड्यूस करना चाहिए? जी वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है ये कमोडिटीज की जो साइकिल्स हैं ये शॉर्ट साइकिल्स नहीं होती हैं, और जिस तरह से एक बॉटम बना के फेरस नॉन फेरस केमिकल्स आए हैं, अब मुझे लगता है कि एक वो हम यहाँ से हायर एंड हायर प्राइसेस देखेंगे, और उसका एक और रीजन ये है कि सप्लाई कम हुई है, काफी कैपेसिटी शट डाउन हो गई है ग्लोबली, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाई लो प्राइसेस पे। और जो डिमांड है वो चाइना के रिवाइवल से, और अभी रिसेंटली डेटा देख रहे थे चाइना का, क्लियर एक कंजम्पशन डिमांड की रिवाइवल है वहां पे, और वो किस रीजन से हो रही है उतना मुझे अभी मालूम नहीं है। मैंने अभी डेटा ही देखा है, और डेटा में ये दिख रहा है कि चाइना इटसेल्फ एक कंजम्पशन डिमांड एक्सपेंशन के जोन में आ गया है, और मुझे लगता है कि वो चाइनीज स्टॉक प्राइसेस में भी दिखना शुरू हो जाएगा जल्दी। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे डिमांड सप्लाई को सडनली लाना पॉसिबल नहीं है, मुझे लगता है कि ये सारे कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो यहाँ से फर्म अप होते रहेंगे धीरे धीरे। और अगर कोई शॉक्स आए, जैसे सप्लाई शॉक्स आए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, तो हम एक काफी शार्प स्पाइक भी देख सकते हैं कमोडिटी प्राइसेस में। केमिकल स्पेशली हम ट्रैक करते हैं, तो केमिकल्स में हम, मुझे लगता है कि काफी स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स एक ऐसा स्पेस है जो, और फार्मा भी मैं कहूँगा, बर्ड ड्रग्स, जो कि बीटन डाउन था, प्राइसिंग पावर नहीं था, चाइना से बहुत ज्यादा डंपिंग थी। अब वो डंपिंग काफी कम हो गई है, और वो उसको हम देखेंगे मैनेजमेंट कमेंट्री भी जो अब आएगी इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में इन कंपनीज की, उसमें आपको सुनाई भी देगा मैनेजमेंट ये कहते हुए कि प्राइसिंग प्रेशर कम है, थोड़ा प्राइसिंग इंप्रूवमेंट है इन्वायरमेंट का। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टर्स का। हमने भी ऐड किया है लार्ज एग्रोकेमिकल एक्सपोर्टर्स, एक यूपीएल हमारा कॉन्ट्रेरी बेट है जो हमने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। मुझे लगता है काफी बड़ा प्लेयर है जो एक साइक्लिकल डाउनटर्न से निकला है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो वो हमने एक कॉन्ट्रेरियन बेट लिया है पोर्टफोलियो में। मेटल्स में देख रहे हैं लार्ज मेटल प्लेयर्स, मुझे लगता है हिंडाल्को जैसी कंपनी है, काफी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे। अच्छा अभय जी, अब सीमेंट, अगर आप दो ग्रुप्स को देखें जो कि इस देश की सीमेंट की क्षमता का सबसे बड़ा चंक होल्ड करते हैं, वो इस बिज़नेस में अपनी कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं। सीमेंट आपका प्रेफर्ड स्पेस है क्या अभी भी? और अगर आपकी एक्सपोजर किसी स्टॉक में हो, विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप कुछ कहना चाहें तो उन स्टॉक्स के बारे में। सीमेंट आई थिंक एक स्ट्रक्चरल 10, 15, 20 साल की स्टोरी है इंडिया में, और काफी कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है। तो क्या होता है, पर कुछ इन्वेस्टर इंटरेस्ट की वजह से सडनली स्टॉक्स ओवर प्राइस हो जाते हैं। तो अभी भी हम देखें तो ये स्टॉक्स सस्ते नहीं हैं वीरेंद्र, मतलब ये अभी भी अच्छे खासे मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। सीमेंट एक ऐसा स्पेस है, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली ये स्टॉक्स, लीडिंग स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए, जहां पे कभी खुदा ना खास्ता मार्केट में शार्प करेक्शन डिप की वजह से आपको सडनली कोई स्टॉक 10-15% करेक्शन पे मिल जाए। आई थिंक वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऐड करने की पोर्टफोलियो में। अर्निंग्स ग्रोथ डेफिनेटली रहेगी, बिकॉज मैक्रो एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है। सब अब प्राइवेट कैपेक्स साइकिल जो हमने पिछले 7-8 साल से नहीं देखी, वो अब स्टार्ट हो गई है। गवर्नमेंट की कैपेक्स साइकिल ऑलरेडी चल रही है, तो इस हिसाब से काफी पॉजिटिव मैक्रो एनवायरनमेंट में है हमारी कंपनीज। नई कैपेसिटीज भी इतनी ज्यादा नहीं आ रही हैं, तो आई थिंक सप्लाई साइड भी स्टेबल रहेगी, डिमांड साइड इंप्रूव होता रहेगा, तो प्राइसेस थोड़े बढ़ेंगे पीरियोडिकली। हमने एज आई सेड ग्रासिम ऐड किया है, वो हमारा एक सीमेंट पे भी प्ले है इनडायरेक्टली, और ओवरऑल बुलिश है हम सेगमेंट पे। पर वैल्यूएशंस एक थोड़ी ऐसी चीज है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि ये स्टॉक सस्ते नहीं है। अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे इस पे से बातचीत हुई आपकी। CNBC आवाज़ पे आपने आज सारी अप्रोचेस को समझा भी। बाय ऑन डिप्स ने बखूबी काम किया। लुक एट निफ्टी बैंक, और जो क्रॉस कॉम्बिनेशन कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक पे आज स्टेक में शेयर किया गया था। लुक एट एक्सिस बैंक, लुक एट कोटक महिंद्रा बैंक, डे हाई पर एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक अभी भी डे लो पर। और आइडिया पर आज आपने एक विस्तृत चर्चा सुनी।